हाय स्टूडेंट्स। आज जो है हम आप लोगों को 11 के ज्योग्राफी का जो है मॉडल क्वेश्चन जो है जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो हम 12 का क्वेश्चन देखे, जो 12 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन जो देखे जिस लेवल का था, आज हम बिल्कुल उसी लेवल के आधार पे हम आप लोगों को जो है आज इसका प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। जो मॉडल सेट लेके हम आए हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो है आप देखिए, ये जो क्वेश्चन जिस तरह से आने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन हम आज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये इसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन ये है गाइस। क्वेश्चन ये है, बिग बैंग सिद्धांत, ये बिग बैंग सिद्धांत जो थ्योरी था इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा, ये होगा जॉर्ज लेमेंतेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ज लेमेंट, लेकिन ये एक जर्मनी के एक महान भूगोलवेत्ता थे जॉर्ज लेमेंतेयर, और इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? यानी जो है इससे यह पता चल रहा है कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जो ब्रह्मांड हमारा है इसकी उत्पत्ति जो है एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। इसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका जो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो कहता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की, पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई। तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसका आंसर ये हो जाएगा, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। यहां पे ध्यान देना है कि 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व कहेगा, यह करोड़ दिया है, ये नहीं होगा। 13.7 लाख वर्ष पूर्व दिया है, ये भी नहीं होगा। ये 10.5 तो एकदम बिल्कुल अलग है। यहां पे कंफ्यूजन आपको पैदा होता है। 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.7 लाख वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले एक तरीका भी ये है कि यदि हम नहीं जान रहे हैं तो जिसके बारे में जान रहे हैं उसको हटा तो सकते हैं। तो हटाने का एक तरीका, दो पहले मैंने हटा दिया, इससे अपने आप ये पता चल गया कि ये हो रहा है। अगला जो है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? जैसे अब यहां क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप समझेंगे, तो आपका जो है उत्तर लिखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। तो कितनी दूरी है? यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 14.96 लाख किलोमीटर। यहां पे देखिए कंफ्यूजन, यहां पे देखिए दूसरा 15.96 लाख किलोमीटर। अगला ग में दिया हुआ है 14.96 करोड़ किलोमीटर, और घ में दिया हुआ है 16.96 लाख किलोमीटर। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है गाइस 14.96 करोड़ किलोमीटर है, 150 मिलियन। इसको यदि कहीं ये भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? 150 मिलियन। ध्यान देना है, 150 मिलियन किलोमीटर, यानी इसका मतलब हुआ कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी एग्जैक्ट जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला दिया हुआ है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को रखा जाता है? आंतरिक ग्रह, ध्यान देना है, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? जैसे पूरा जो सौर मंडल है दोस्तों, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह देखिए, ध्यान दीजिए, ये बीच में जो है आपका सूर्य है, ये सूर्य है, ये देखिए सूर्य बना दिए हम। इसके चारों ओर जो है इस तरह से ग्रह जो है क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इसके चारों ओर क्या करते हैं? ग्रह
परिक्रमा करते हैं, ये ध्यान रखना है। कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं? तो 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। पहला हो गया आपका बुध, ये पहला बुध हो गया। दूसरा क्या हो गया? शुक्र हो गया। तीसरा अपना पृथ्वी हो गया। चौथा मंगल हो गया। पांचवा जो है आपका बृहस्पति हो गया। छठा आपका शनि हो गया। फिर सातवां इसी तरह से होगा। आठवां ये यूरेनस हो गया और ये आपका नेपच्यून हो गया। यानी ये 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये पूरे सूर्य और उसके जितने भी पार्ट्स हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं उसको सौर मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रह को नहीं रखा जाता है? तो आंतरिक ग्रह जितने भी, देखिए ध्यान दीजिए कि आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल, ये चारों ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लेनेट बोलते हैं। और बाद बाकी जो 4 हो गया आपका, यानी क्या हो गया आपका? बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, यहां से 4 ग्रह जो है इधर देखिए, इधर इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं और ये 4 ग्रह को क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो अब ध्यान देना है क्या कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? शुक्र अभी बताएं है 2nd नंबर का, मंगल जो है ये 4 नंबर का है। उसके बाद यहां पे देखिए शुक्र जो है 2रा नंबर का, इसका मतलब शनि होगा, ये बाहरी ग्रह है। ध्यान दीजिए कि जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टानों से बने हैं, धूल कण से बने हैं। बाद बाकी जो बाह्य ग्रह है जिसको हम लोग कभी कभी जोवियन ग्रह भी बोलते हैं, बाह्य ग्रह को क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह बोला जाता है। तो जोवियन ग्रह जो है ये गैसों से बने हैं। किससे बने हैं? गैसों से, इसलिए जो है थोड़ा बड़े होते हैं। गैस जो है जल्दी संकुचित नहीं होता, फैला हुआ रहता है। तो जो भी जोवियन ग्रह हैं या बाह्य ग्रह हैं उसका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? अब डायनासोर आप लोग देखे होंगे, डायनासोर बहुत बड़े बड़े छिपकली के प्रजाति थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया? आज नहीं, करोड़ों वर्ष जो है पूर्व क्या हो गए? लुप्त हो गए। लेकिन वो किस युग के थे? तो ध्यान देना है आपको कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? डायनासोर का युग, उस समय जो है डायनासोर का राज चलता था। उसमें छोटे छोटे जीव जल्दी रहते ही नहीं थे, खा जाता था डायनासोर, तो इसलिए उसको डायनासोर का युग कहा जाता था। तो ये युग का नाम है, देखिए इसमें क्या कहता है? परमियन युग, ख कहता है कार्बोनिफेरस युग, ग कहता है जुरैसिक और घ कहता है कैम्ब्रियन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जुरैसिक युग। कि इसका आंसर क्या होगा? जुरैसिक युग। याद आपको रखना है कि किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जुरासिक युग। कहता है अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? जीवन का, पृथ्वी पर बात कर रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति की यहां बात नहीं कर रहा है। कहता है कि पृथ्वी पर जीवन माने कितना वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर मतलब कोई भी जीव आना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, कहता है क्या कहता है? क्या में कहता है? 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर कहता है 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व। ग में कहता है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। घ में कहता है 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा घ यानी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी ये हम बोल सकते हैं कि आज से 3 अरब 80 यानी 380 करोड़ साल पूर्व से इस धरती पर जो है, इस पृथ्वी पर जीवों का वास होना है। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए जो है अपारदर्शी है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है पारदर्शी और अपारदर्शी, हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि पारदर्शी कुछ ऐसे चीजें होती है, ऐसे वस्तुएं होती है जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। आर पार देखने का मतलब पारदर्शी। और दूसरा कहता है कि अपारदर्शी एक होता है। अपारदर्शी मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जिससे आर पार देखा नहीं जा सकता। जैसे मान के चलिए कोई दीवार है, अब दीवार है तो दीवार से उस पर हमको कैसे दिखाई देगा? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे दूसरा हो गया कांच हो गया या तो ग्लास हो गया, उससे हम लोग क्या होता है कि कोई भी चीज को उधर रखा हुआ है और हम लोग इधर से देख रहे हैं तो आर पार देख लेते हैं, तो उसको पारदर्शी। उसी तरह से गैसें जो होती है, गैसें क्या होती है कि
सूर्य के किरण को कोई कोई गैस ऐसा होता है कि पार तो होने देता है, जैसे जब सूर्य की किरणें चल रही, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे क्या है, सूर्य है, इससे विकिरण निकल रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, आ रहा है, धरती पर पहुंच रहा है। तो ये आता है, लेकिन आने तो दे रहा है, लेकिन उसको जाने के लिए नहीं दे रहा है, यही पूछ रहा है। कहता है कि आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं। सूर्य से आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर विकिरण। और जबकि फिर ये जब विकिरण इसमें टकराती है तो इसको क्या होता है, वापस लौटता है, फिर इधर वापस लौटता है, वायुमंडल में वापस लौटता है। तो क्या होता है कि कुछ गैसें, ऐसी गैसें होती है जो इसको जाने से रोक देता है, नहीं जाने देंगे, रोक देता है, नहीं जाने देता है। तो कौन सा है, सब पिछला वीडियो में भी हम इसके बारे में बताए थे। तो वो गैस जो है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हीलियम नहीं है, आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो सूर्य के विकिरणों को तो आने देती है, लेकिन जाने के लिए रोक देती है, जिसके चलते जो है हमारा पृथ्वी क्या रहता है, गर्म रहता है। अगला हम लोग देखते हैं गाइस, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, कहता है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है। कहता है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक, भैया वायुमंडल में हमारे लिए कौन सा सबसे इसेंशियल, जो सबसे जरूरी है, जिसके बिना जो है हम लोग मतलब नहीं जिंदा रह सकते हैं। तो किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, जल वाष्प के बिना थोड़ा देर तो हम जिंदा रह सकते हैं, धूल कण तो जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन मतलब कुछ समय, कुछ दिन के लिए हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सबसे कहता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, यही कहता है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा घ, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, अगला क्या कहता है, 9 प्रश्न जो कहता है निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपको यहां पे पूछ रहा है कि वायु में नमी, जैसे मान के चलिए गर्मी के दिनों में देखते हैं जो हवा होता है उसमें नमी कम होता है। नमी इसलिए नहीं होता है कि सूर्य की किरणें तेज चलती है, हवा जो है बहुत क्या होता है, तेज चलता है, तो जिसके चलते जो है वो नमी को धारण नहीं कर पाती, आर्द्रता को धारण नहीं कर पाती है और वो सूखा हुआ रहता है। जैसे आप जानते हैं जब गर्मी के दिनों में आप बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कि नाक जो है ना, नाक लगता है कि लहर रहा है, और लहरने का मेन कारण है कि हवा में वायु की मात्रा नहीं रहती है, नमी उसमें नहीं रहता है। कोई पूछेगा आर्द्रता किसको कहते हैं, तो आर्द्रता ऐसी दशा होती है जिसमें हवा में क्या रहता है, नमी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। यानी उस हवा में आर्द्रता जो होता है पूरा होता है, नमी पूरा होता है, यानी पूरा भरपेट, भरपेट मतलब संतृप्त, मन एकदम तृप्त, पूरा का पूरा उसमें जो है नमी जितना उसको सोखने का क्षमता था वो पूरा पूरी जब सोख लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त। गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ, संतृप्त आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति, 50% जो आपका वनस्पति जो है, फ्लोरा वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, ये जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है वहां पे तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे 50 मीटर तक ऊंचा जो है क्या पाए जाते हैं, आपका 50 मीटर ऊंचा जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो देखिएगा पृथ्वी का जो रीजन जो है आपका इस क्षेत्र में, पृथ्वी का जो बीच का जो इक्वेटर लाइन के इर्द गिर्द जो है इस क्षेत्र में जो है बहुत घना वनस्पति पाया जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के चलते वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, और गर्मी के चलते जो है समुद्र का पानी जब वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकरण के फलस्वरूप जब वाष्प संघनित होता है और पानी पड़ता है, और पानी पड़ने से इस क्षेत्र में जो है उस तरह का वनस्पति पाई जाती है। कहता है कि कौन सा, तो सीधा सीधी इसका आंसर होगा शीतोष्ण वन नहीं होगा, टैगा वन नहीं होगा,
भूमध्य रेखीय वन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा गाइस उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये क्षेत्र ही उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। तो पूरे विश्व का जो है यानी पूरे पृथ्वी का जो है लगभग 50% वनस्पति जो है इन्हीं वनों में पाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है। इसको कभी कभी हम लोग वर्षा वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए आप लोग, हाँ, कहता है संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उसके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब ध्यान देना है कि संकटापन्न पौधे क्या हैं। सबसे पहला क्या जानना है, संकटापन्न पौधे क्या है, ठीक है, और ये रेड डाटा सूची क्या है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो धीरे 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 उसकी संख्या में कमी आते जा रही, धीरे धीरे वो एंडेंजर्ड हो गए हैं, धीरे धीरे वो लुप्त होने के कगार पे हैं। तो उन जातियों को जो है एक पुस्तक में उस जैसे जो भी जाति धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, या उसकी संख्या जो है बिल्कुल कम हो गई है, दुर्लभ हो गया है, रेयर हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो उसको संरक्षित करने के लिए एक क्या बनाया गया है, एक बुक बनाया गया है। और उस बुक का नाम दिया गया है रेड डाटा बुक। क्या नाम दिया गया है, रेड डाटा बुक। ताकि इससे जैसे क्या होता है कि जब हम लोग रोड में जब काफी गति से चलते हैं तो कहीं कहीं रेड लाइट जलता है रोकने के लिए कि नहीं यहां जाइएगा तो खतरा है। उसी तरह से जो जाति खतरे में है उसके लिए क्या रेड डाटा सूची तैयार किया गया है। तो ये जो है कौन सा संस्था करता है इस चीज को जारी, रेड डाटा सूची को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाने वाला जो संस्था है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र की एक उप संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इधर IUCN, इसका नाम क्या है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। 12 देखिए आप कहता है जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित, जैव विविधता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, जैव विविधता का। कहते हैं जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, माने किस चीज के लिए ज्यादा जरूरी है। तो जैव विविधता का मतलब होता है जीव जंतु, यानी किसी भी क्षेत्र में जितने ज्यादा जीव जंतु रहेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। तो सीधा सीधी जंतु के लिए तो जरूरी है, जंतु में उसके बाद जीवों पौधों के लिए जरूरी, इसके लिए जरूरी, इसके लिए जरूरी है। कहता का खा दोनों के लिए, यानी का खा दोनों के लिए जरूरी है। कहता इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। का यानी जंतुओं के लिए और पौधों के लिए ये जैव विविधता जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 13, कहता 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। ध्यान देना, 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ भाई, यानी पृथ्वी में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए जो है एक सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। तो कहां पे हुआ था, तो इसका आंसर होगा गाइज ब्राजील होगा। आंसर होगा ब्राजील। और ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो, रियो डी जेनेरो इसको बोलते हैं, रियो डी जेनेरो। 1952 में यहाँ पे ब्राजील के रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहता है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है, कहता है रिचर्ड हार्टसेन का, अल्फ्रेड हेटनर का, हमबोल्ट का, कार्ल रिटर का। गाइस इसका आंसर होगा ख। क्या होगा, ख, अल्फ्रेड हेटनर। ये जर्मनी का एक प्रसिद्ध, जर्मनी का एक जो है ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। अगला हम लोग देखते हैं, हाँ अगला देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है।
भौतिक लक्षण किसको कहते हैं? जैसे पूरे हम भारत के भौतिक भूभागों के बारे में पढ़े थे। भौतिक का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन तब क्या कहता है? भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। देखिए, कहता है बंदरगाह हो गया, मैदान हो गया, सड़क हो गया, जल उद्यान हो गया। कहता है निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो ये भौतिक लक्षण जो है, जो अपने आप बने हैं। भौतिक चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि ये भौतिक चीज है, ये भौतिक चीज है, लेकिन यहां पे जो बोल रहा है प्रकृति के द्वारा, तो ध्यान देना, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मैदान। ये मैदान का निर्माण जो है कोई खास व्यक्ति के द्वारा नहीं किया है, कोई मतलब खास संस्था के द्वारा नहीं। जो आपका जैसे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, वो अपने आप उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो सीधा सीधी भौतिक लक्षण में क्या आ जाएगा? आपका मैदान आंसर हो जाएगा। 16 कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना, ध्यान देना है, निहारिका परिकल्पना। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी परिकल्पनाओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक परिकल्पना है क्या? निहारिका, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें से एक सिद्धांत क्या है? निहारिका परिकल्पना। तो ये निहारिका परिकल्पना गाइस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर होगा लाप्लास, यानी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 कहता है खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? खगोलीय दूरी कौन सा ऐसा इकाई है? जैसे मान के चलिए छोटी छोटी दूरी को हम लोग, जैसे बहुत छोटी दूरी होती है तो उसको हम लोग क्या मापते हैं? किस इकाई में मापते हैं? सेंटीमीटर में। थोड़ा बड़ा हो गया उसको हम लोग फिर मीटर में मापते हैं। उससे भी बड़ा हो गया उसको हम लोग किस में मापते हैं? किलोमीटर में माप देते हैं, ठीक है। उससे भी बड़ा होता है तो हम लोग एक अलग इकाई का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे किस इकाई की बात करता है? खगोलीय दूरी को। यानी जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य से जो है, यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की दूरी को तो हम किलोमीटर में माप देंगे, लेकिन एक तारा से दूसरे तारा के बीच की दूरी को कैसे मापेंगे? क्योंकि ये इतने दूर दूर होते हैं तो किलोमीटर वहां पे सूटेबल बैठता नहीं है। इसलिए उसके लिए जो है एक अलग इकाई, प्रकाश वर्ष का, ये इकाई किसका दिया गया? प्रकाश वर्ष। यानी एक साल में प्रकाश कितना किलोमीटर तक चलता है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष। यानी खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश वर्ष। कोई पूछेगा प्रकाश वर्ष से क्या समझते हैं? तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस, ध्यान रखना है कि कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस, यहां पे ध्यान देना है ये कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार में से कहता है कि कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। तो आप जानते हैं कि भूकंप की 3 तरंगे हैं। जैसे मान के चलिए क्या है? ये भूकंप है, ठीक है, भूकंप है। इसकी 3 तरंगे हैं। पहली तरंग पी है, दूसरी तरंग कहते हैं पी एस, और तीसरी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एल। पी इसको प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, एस इसको सेकेंडरी तरंगे बोलते हैं, और इसको जो है एल लव तरंगे बोलते हैं। इस लव तरंगों की खोज जो है एडवर्ड, इसको HD लव किया था खोज, इसका खोज जो लव तरंगों का खोज जो किया था, कौन किया था? HD लव। देखिए ये तरंगे जो है पी तरंगे, इसकी गति बहुत ज्यादा तेज रहती है। जिसकी गति बहुत ज्यादा तेज रहती है उसकी प्रबलता थोड़ी क्या होती है? कम होती है। दूसरा जो है इससे इसकी गति थोड़ा क्या है? कम है, लेकिन तब है कि इसकी प्रबलता ज्यादा है। इसकी गति थोड़ा क्या है? तेज है, लेकिन प्रबलता कम है। इसकी गति थोड़ा कम है लेकिन प्रबलता इससे तेज है। और एल जो तरंग है, एल तरंग की जो है गति सबसे कम है लेकिन इसकी प्रबलता सबसे क्या है? ज्यादा है। इसकी प्रबलता सबसे ज्यादा है। अब ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि कौन सी भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन कर सकती है? तो जो तेज गति से आएगा, तो चिरले फारले जो है पूरे सब में, तरल है चाहे क्या है, मतलब ठोस है चाहे गैस है, ये पी तरंगे ये तीनों में गमन कर सकती है। क्या कहता है कि
तरल, ठोस और गैस तीनों में ये पी तरंगे। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंगे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कब? पी तरंगे। एस तरंगे जो है इससे प्रबल तो ज्यादा है, खतरनाक ज्यादा है। जैसे मान के चलिए सबसे पहले प्राइमरी तरंगे आती है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे कोई लड़की से आप प्रेम करते हैं, जब पहली बार आप 11वीं कक्षा में घुसते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां आई, बहुत सारी लड़कियां आई, तो आपको लगता है कि भाई किसको चाहे, किसको चाहे, उसी में से किसी को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर लिए तो वो क्या है कि सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर तुरंत जो है उसको क्या किए? छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद उसको कुछ असर आपको आता नहीं है, यानी आई और वो तुरंत चली गई। पी तरंगे बस इसी तरह से है। लेकिन सेकेंडरी तरंगे आप सबसे पहले थोड़ा सा वेट किए कि इसमें से कौन लड़की जो है सबसे बढ़िया है। भाई अब सबसे बढ़िया और हमारी मतलब हमारे घर के लायक, हमारे परिवार के लायक कौन सी है, तब जो है सो देखते हैं। और कुछ दिन के बाद जो है, यानी थोड़ा धीरे धीरे उससे आपका प्यार होता है। जब धीरे धीरे प्यार होता है तो दिल में जो है ज्यादा दूर तक घुसती है, और जब उसको छोड़िएगा ना तो ज्यादा झकझोरेगा। उसी तरह से इस तरंगे है, ये धीरे धीरे घुसती है पृथ्वी के अंदर, लेकिन झकझोरती इतना है कि पूरा जो है घर, उसके बाद पेड़ पौधे इसको उखाड़ देती है। और एल तो कहना ही नहीं है, ये धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे आती है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल में मतलब गहरा धीरे धीरे घुसती है। अब 3-4 साल में आप बोल पाते हैं कि आई लव यू, और जब बोलते हैं आई लव यू 4 साल में, तो समझिए कि आपका कितना गहरा प्रेम था। अब उसी तरह से 4 साल में घुसता है, लेकिन भैया यदि वो छूटेगा तो पूरा तबाही, घर द्वार, दुनियादारी सब आपका जो है सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है? यल तरंगे होती है। आपको मतलब गाइस समझ में आ गया होगा क्या है ये। अगला आप देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। इसके पहला वाला प्रश्न में हम बताए थे, इसके पहले बताए थे कि जोवियन का मतलब होता है बाहरी ग्रह। जब हम यहाँ पे बनाए थे सौर मंडल का ये मैप बनाए थे, तब आप लोग देखिए, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया? आपका मंगल हो गया। क्या हो गया? बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, उसके बाद थोड़ा सा इधर ज्यादा दूरी छुटा हुआ है जिसमें स्ट्राइड बेल्ट है। ध्यान दीजिए, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां जो दूरी के बाद जो भी इधर ग्रह है सबको बोलते हैं जोवियन, आउटर प्लेनेट बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन जो है जोवियन ग्रह का उदाहरण है। जोवियन का मतलब बाहरी। तो ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं कि बुध नहीं है, ये इधर वाले को सब इनर बोलते हैं, इधर वाले को सब क्या बोलते हैं? आउटर बोलते हैं, यानी जोवियन। ठीक है, तो कहता है बुध तो नहीं होगा, शुक्र तो नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यही बृहस्पति है आपका ये। तो ये 4 जो हो गया, कौन कौन? बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और मंगल, ये सब जो है आपका पार्थिव ग्रह या इनर प्लेनेट है। फिर 4 ग्रह जो उधर आता है आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह जो हो गया आपका जोवियन ग्रह हो गया या तो आउटर प्लेनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे उसी तरह से है, कहता है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? अब पार्थिव यानी इनर प्लेनेट के बाद बोलता है, तो बृहस्पति तो है नहीं, उसके बाद शुक्र तो है नहीं, उसके बाद ध्यान दीजिए बृहस्पति भी नहीं है। अच्छा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? पार्थिव ग्रह का उदाहरण, सॉरी, इसका आंसर ये गाइस शुक्र हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, बाद बाकी शनि बाहरी है, नेपच्यून बाहरी है, बृहस्पति जो है ये भी बाहरी है। इसका आंसर क्या अच्छी हो जाएगा? ध्यान रखना है, शुक्र हो जाएगा। यहां कहा है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का, यानी ये चारों में से कोई है, तो शुक्र है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? अब यहां पूछ रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर, उसके पहले क्वेश्चन था पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, लेकिन यहां गाइस पूछ रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहता है कितने वर्ष पूर्व हुई। तो आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है 4.6 अरब वर्ष, यानी 460 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी का जन्म हुआ, और उस पर जो है जीवों का वास जो है 3.80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, यानी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष, या तो 380 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ?
मतलब जीवों की उत्पत्ति, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति कितना हुआ? 460 करोड़ वर्ष पूर्व, या तो फिर 4.6 अरब वर्ष पूर्व। गाइस इसका आंसर होगा ख, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कहता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अब गाइस थोड़ा समझना है इसमें, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। हाँ, कहता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या किसको बोलते हैं? मान के चलिए पृथ्वी क्या है, पूरा गोल है, ये बीच का इसका पॉइंट है। देखिए ये बीचों बीच यदि हम यहां से आगे बात करें तो पृथ्वी का क्या हो गया, व्यास हो गया। त्रिज्या जो है यहाँ इसका सेंटर तक जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए तो कितना है, आपको याद रखना है 6370 किलोमीटर है। कितना है? देखिए 6370 किलोमीटर। इसको कभी कभी हम लोग 6371 किलोमीटर भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसमें कोई अंतर नहीं है। 3671 या 6370 या 6371 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर गाइस हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ इसका आंसर कहता है भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो जो भूकंप होती है, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है, कौन सा स्केल होता है। जैसे मान के चलिए दूरी को मापने के लिए हम लोग जो है किलोमीटर यूज करते हैं, कोई सामान है उसको तौलने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं ना, कोई लिक्विड है उसको तौलने के लिए क्या यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं। उसी तरह से कहता है भूकंप की तीव्रता जो है किस स्केल पर मापी जाती है। तो उसके लिए एक स्केल है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका नाम है रिक्टर स्केल। क्या नाम है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का जो निर्माण जो किया था चार्ल्स रिक्टर 1935 ईस्वी में किया था। एक और भी स्केल है जिसका नाम है दूसरा एक स्केल है, इसका नाम है मर्केली स्केल। याद रखना है मर्केली स्केल। क्या नाम है? मर्केली स्केल नाम है, ध्यान देना। लेकिन इसमें यह पूछा नहीं गया है, तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? ग, रिक्टर स्केल। क्या है? भूकंप की इंटेंसिटी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला गाइस क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप। हाँ ध्यान देना, कहता है ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट कहता है किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो होता है किन चट्टानों से बनता है, ध्यान रखना है। मूल रूप से चट्टानें 3 प्रकार की चट्टानें होती है। यदि चट्टानों की बात करें तो चट्टानें जो होती है मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला जो है प्राथमिक जो चट्टानें हैं अग्नेय है। क्या है? अग्नेय चट्टान हो गया। दूसरा हो गया अवसादी, और तीसरा हो गया रूपांतरित। क्या बोलते हैं इसको? रूपांतरित चट्टानें हो गया। 3 चट्टान। अब यही सब चट्टानें जो है लंबे समय के बाद जो है चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद जो है एक अलग फॉर्म में आ जाती है, और उसका नाम भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो पूछ रहा है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है। तो गाइस ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किस प्रकार का चट्टान है? वो अग्नेय प्रकार का चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है अग्नेय का ही एक रूप है, ठंडा हो जाता है, अग्नेय बनता है। ठीक है, अगला कहता है संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन, संवहन तरंग सिद्धांत, ध्यान रखना है ये किसके द्वारा? संवहन। ठीक है, तो हाँ, संवहन तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो है, ये जो है क्या कहता है? संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा, आर्थर होम्स के द्वारा, हैरिस हैस के द्वारा, या अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी, हैरिस हैस के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? हैरिस हैस के द्वारा हो जाएगा। सॉरी ये इसका आंसर नहीं होगा गाइस, ये हो जाएगा आर्थर होम के द्वारा हो जाएगा। संवहन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आर्थर होम के द्वारा हो जाएगा। कहता है सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया। कहता है सागरीय यानी सागर का जो अधस्थल है, सागर का जो क्या बोलते हैं प्रपट्टी जो है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? फैल रहा है। यानी कोई समुद्र जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है, और कोई क्या हो रहा है कि विस्तृत हो रहा है। तो वही कहता है सागरीय अधस्थल विस्तार, कि सागर का जो प्रपट्टी है, सागरीय तल जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है?
जैसे नए रिज का निर्माण होता है, और नए रिज के निर्माण होने से क्या होता है कि धीरे 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 जो है वो समुद्र का जो है महाद्वीपों के बीच की दूरी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रहा है, और बीच जो है समुद्र क्या होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो वही कहता है कि सागरीय विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हैरिस हैस के द्वारा। किसके द्वारा, हैरिस हैस। ये हैरिस हैस का आंसर होगा, ये मॉर्गन नहीं होगा, आर्थर होम्स नहीं होगा, अल्फ्रेड वेगनर नहीं होगा। उसी तरह से इसमें जो संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, आर्थर होम के द्वारा किया गया। ये मॉर्गन नहीं होगा, ये हैरिस हैस नहीं होगा, अल्फ्रेड वेगनर नहीं होगा। अगला देखते हैं, कहता मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। मैग्मा क्या होता है कि धरातल के नीचे, यानी पृथ्वी की जो परपट्टी है, भूप्रपट्टी है, उसके नीचे विशाल मात्रा में क्या है, 2900 किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ क्या है, मेंटल जो क्षेत्र है वो उसमें क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। और क्या होता है, बिल्कुल वो जो है एक लुगदी जैसा, एकदम गीला, जैसे माड़ होता है, माड़ के जैसा लब 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 कर रहा है, और उसी के ऊपर क्या हम बताए थे कि प्रपट्टी तैर रहा है। तो क्या कहता है कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है। तो गाइज इसका जो हो जाएगा अग्नेय चट्टान। वो क्या होता है, समझिए कि आग ही धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा, आग के टाइप का ही पूरा रहता है, एकदम पूरा गर्म। जैसे जब आप कभी वात्या भट्टी देखे होंगे जहां पे लोहा गर्म किया जाता है, पूरा एकदम माड़ जैसा लग रहता है, अब गर्म किया जाता है, खौलते रहता है, अब ठंडा हो जाएगा, तो किस चट्टान का निर्माण हो जाएगा, अग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाएगा। अगला देखना है गाइस, 28 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर, मार्बल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो संगमरमर जो है किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है। तो संगमरमर जो है ये कायांतरित चट्टान होता है। होता क्या है कि जो चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर जो है एक जो अवसादी सेल टाइप का होता है ये, और ये जो चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर जब चेंज हो जाता है तो क्या बनता है, संगमरमर बनता है। चूना पत्थर जो है चेंज होकर के क्या बनता है, संगमरमर। इसका मतलब बदलता है, यानी अपना शरीर को क्या करता है, बदल देता है, काया में रूपांतर कर देता है। इसका आंसर गाइस हो जाएगा कायांतरित। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो यहां अग्नेय नहीं होगा, अवसादी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। यानी जो है चूना पत्थर अपना रूप को बदल दिया और क्या बन गया, कायांतरित बन गया, मतलब संगमरमर बन गया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अगला होता है प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया। क्या कहता है, प्रादेशिक जो उपागम है उसका जो है हाँ, प्रादेशिक उपागम जो है का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रादेशिक का जो हो जाएगा कार्ल रिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्ल रिटर हो जाएगा। कार्ल रिटर जो है एक जर्मन का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था, और उसी के द्वारा जो है प्रादेशिक उपागम का जो है प्रवर्तन। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश के एक क्षेत्र को अलग भाग, ठीक है, एक जो है अलग भाग, एक प्रदेश को अलग कर लिया जाता है, और जितने भी उसके भौगोलिक तत्व होते हैं उसका उसमें अध्ययन किया जाता है। तो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया, गाइस इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। अगला कहता है क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। क्रमबद्ध भूगोल यानी भौगोलिक तत्वों को क्रमानुसार एक एक करके उसमें क्या किया जाता है, मतलब अध्ययन किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। ये भी जर्मन का भूगोलवेत्ता थे, ये भी जर्मन का भूगोलवेत्ता थे। इसका आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। ध्यान दीजिए कि भूगोल अध्ययन के दो उपागम हैं, एक जो हो गया प्रादेशिक उपागम हो गया और दूसरा हो गया क्रमबद्ध। प्रादेशिक में क्या होता है कि पूरे देश के किसी क्षेत्र के जितने भी भौगोलिक तत्व हैं उसका एक साथ अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध में जो है किसी भी क्षेत्र में या तो किसी भी देश में जितने भी भौगोलिक तत्व हैं उसका एक एक क्रम करके क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। गाइस अगला जो है देखिए, कहता है भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। गाइस इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम। क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध। भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण एक एक करके, ठीक है, तो क्रमबद्ध उपागम हो जाएगा। अगला देखते हैं गाइस,
कहता है समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। भाई जब शुरू में समझ लीजिए कि कितना उसका हिम्मत होगा कि शुरू में जो है एक ऐसा सेलर था, ऐसा नाविक था जो फर्स्ट टाइम जो है पृथ्वी की चारों साइड क्या किया था, परिक्रमा, एक राउंड मार दिया। तो कौन था वो? उसका नाम था मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। आंसर क्या हो जाएगा? ख। कोलंबस नहीं होगा, जेम्स कुक नहीं होगा, चार्ल्स डार्विन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ख, मैगलन। कहता पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है उसका बीच के भाग को ध्यान दीजिए, बीच का भाग क्या होता है? कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत कौन होगा और उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। मैं कैसे होगा अभी बताता हूं आपको। जैसे मान के चलिए क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। ये ध्यान दीजिए इसका केंद्र है, ये चारों साइड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। और ये बना हुआ है नीफे से। हम बताए थे पिछला वीडियो में आपको नीफे क्या है। और ये दूसरा जो ये परत इसको हम लोग बोलते हैं परपट्टी। क्या बोलते हैं? परपट्टी, या तो क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो बीच वाली परत है ये इसको बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है? मेंटल। इसको क्या बोला जाता है? मेंटल। सो गाइस 33 का क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। अगला चलिए। तो ये कहता है भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? भू संचलन आखिर है क्या? भू संचलन का मतलब जो होता है कि भूमि में गति हो जाना। तो गति कैसे होती है पृथ्वी में? गति तो वो गति नहीं जो दैनिक गति या तो वार्षिक गति जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसकी गति की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा बात, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही उसकी गति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी में जैसे कभी कभी क्या हो गया, भूकंप हो गया, तो किस कारण से हुआ? तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ जो है हलचल मचते रहते हैं। उस हलचल के चलते जो है पृथ्वी क्या करती है, कभी कंपन कर जाती है। तो कहता है किसके चलते होता है? वो जो गति होता है या भू संचलन होता है ये किसके द्वारा होता है? तो हवा क्या पृथ्वी को हिला सकता है? कभी नहीं हिला सकता है। समुद्री तरंगे पृथ्वी को हिला सकती है। समुद्री तरंगे जैसे हवा के माध्यम से यदि क्या आया, तरंगे आया समुद्र में, तो वो पृथ्वी को नहीं हिला सकती है। पानी को हिला रहा है लेकिन पृथ्वी को नहीं। कहता है पृथ्वी की बाह्य शक्तियों से, बाहरी शक्तियां जो है पृथ्वी को कुछ उखाड़ नहीं सकती, हिला तो नहीं सकती है, चाहे जो कीजिए, ऊपर से जो भी प्रभाव डाल देगा, लेकिन हिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ उसका बाल बांका भी नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, कहते हैं ना कि यदि घर में किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मतलब उसका समाधान नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो है घर में कुछ ऐसी आंतरिक चीजें गड़बड़ी हुई है जिसके चलते जो है उथल पथल मच रहा है। बाहर वाला को तो हम निपट लेकिन घर वाला से निपटना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसी तरह से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चीज हलचल हो रहा है उसको निपटना मुश्किल है। बाद बाकी पृथ्वी ऊपर के जो भी शक्तियां काम करती है उस सबको निपटने के लिए सक्षम है। आगे देखिए, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ज्वालामुखी और भूकंप ये कैसी क्रियाएं हैं? कहता है धीमी, हमको धीमी आता तो सब हम लोग बच जाते, पता चल जाता। आकस्मिक, ये कहता है इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आकस्मिक होगा। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रिया है गाइस? आकस्मिक, अटेंडम, पता ही नहीं चलता है कि कब एकाएक जो है अर्थक्वेक हो गया या तो फिर कब जो है ज्वालामुखी उद्गार हो गया, हमको पता चलता ही नहीं है। और हम लोग जो है यदि सावधान नहीं रहते हैं तो फिर बहुत तरह तरह का क्या होता है, विनाशकारी इसका प्रभाव पड़ता है। मौसम तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये जो है उसके बाद वायुदाब से उत्पन्न होने वाली ये सब नहीं होगा इनसे, ठीक है। कहता वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको पता है कि सर्वाधिक मात्रा में मुख्य रूप से जो है वायुमंडल में 3 ही गैसें पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। यहाँ पे 78% नाइट्रोजन है। इसका जो है 20.95% आपका जो है क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मात्रा जो है 0.0005% हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। तो इसमें से क्या कहता है? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा गाइज? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला कहता है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो हम आपको बताए थे गाइज पिछला वीडियो में कि वायु, चूंकि क्या होता है कि
पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर कई परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं। तो उसमें से कहता है कि मौसमी जो घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं किस परत में घटित होती है? तो मौसमी घटनाएं जो होती है, ये सबसे पहला परत जो होता है क्षोभ मंडल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो जो ज्यादा से ज्यादा जो घटनाएं होती है, मौसमी जितने भी घटनाएं होती है, बादल होता है, पानी पड़ता है, यानी किसी तूफान आता है, जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सब किस में होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। अगला हम लोग देखते हैं गाइस, हाँ, कहता निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? वर्षण के अंतर्गत शामिल यानी वर्षा का फॉर्म, पानी जैसे आसमान से या तो फिर वायुमंडल से नीचे जो पानी गिरता है, कौन उसमें शामिल नहीं किया जाता है? तो गिरने वाला में तो आप देखे होंगे कि संघनन, यदि कोई पूछेगा संघनन क्या है, तो संघनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जल वाष्प क्या होता है कि छोटे छोटे बूंदों में क्या होता है? जमा हो जाता है। तो पानी वर्षण के रूप में गिरता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? संघनन नहीं हो जाएगा। ओला, आप ध्यान दीजिए, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? आंसर गाइस यही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, क्योंकि वो इसलिए शामिल नहीं कि वो गिरता नीचे नहीं है। वो क्या होता है कि वायुमंडल में जो भी जल वाष्प होता है वो करता क्या है कि वो संघनित हो जाता है। संघनित मतलब धीरे धीरे जो है सो जमा हो जाता है, जमा होकर बूंद 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 करके क्या होता है? बादल बनता है। तो वो वर्षण के अंतर्गत नहीं आता है संघनन। बाद बाकी देखिएगा, ओला जो है वो धरती पर गिरता है, ओला जो पत्थर गिरता है। तुषारपात जिसको हम लोग पाला बोलते हैं, ये भी नहीं होगा इसका। वर्षा, वर्षा भी नहीं होगा। ये सब जो है पानी के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, चाहे ओला हो, ओला जैसे पत्थर के रूप में गिरता है लेकिन वर्षा का रूप ही है। पानी तो जानते ही है वो गिरता ही है। अगला जो है तुषारपात, वो भी गिरता ही है लेकिन संघनन के चलते बादल बनता है, इसलिए इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते होंगे विश्व पर्यावरण जो है प्रत्येक साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। गाइस इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है? जीव मंडल को प्रदूषित करने वाला, तो क्या लग रहा है आपको? पेड़ पौधे प्रदूषित करते हैं? कभी नहीं करेंगे। कृषि विकास प्रदूषित करेंगे? ये नहीं। जलवायु परिवर्तन, ये जो है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल को, जलवायु परिवर्तन जीव मंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? औद्योगिक विकास जो है आंसर गाइस इसका ये हो जाएगा कि औद्योगिक विकास के चलते जो है हमारा जीव मंडल क्या हो रहा है? धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरह से गाइस ये चारों जो 40 प्रश्न को मैंने बताया है, आप इसको बार बार अभ्यास कीजिए और इसको वीडियो को देखिए, गौर से देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस बार जो है इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं कुलदीप कुमार, आप लोगों का दोस्त। जो भी आपको लगे वीडियो कैसा लगा, आप इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, किस तरह से बताने का ज़रूरत है। तो ध्यान रहे गाइस।